कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 5वां भाग शुरू करते हैं। दिव्या ने बड़ी हैरानी से वैभवी से कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वैभवी ने कहा कि मेरा मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी होकर के अभी भी बच्चों की तरह ही बातें कर रही हैं। वैभव कोई खिलौना नहीं है जिसे मैं रखूं या आप। वैभव अगर आपका बड़ा भाई है तो मेरा पति है, और हम दोनों के ही रिश्ते अनमोल और खास हैं। हमारे रिश्तों की बराबरी कभी नहीं हो सकती है, और ना ही हमारे बीच कोई जीत हार हो सकती है, क्योंकि आप एक बड़ी बहन हैं और मैं एक पत्नी और वैभव की अर्धांगिनी हूँ। तो वैभव के लिए आप दही शक्कर खिलाएं या फिर मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम दोनों चाहते तो वैभव का भला ही है, तो फिर इसमें हमारे बीच कंपटीशन कैसा। आपने खिला दिया क्योंकि बचपन से अभी तक आप खिलाती आई हैं, पर अब वैभव की शादी हो गई है तो ये अधिकार मेरा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये अधिकार आपसे छीन लिया गया है। हाँ, अब ये ऐड सिर्फ आपका नहीं, क्योंकि शादी के बाद एक पति के सारे अधिकार उसकी पत्नी के हिस्से में चले जाते हैं। इसलिए एक पत्नी होने के नाते मुझे अपने पति की सारी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं अपने पत्नी होने के हर फर्ज को बखूबी निभा भी रही हूँ। इसलिए आदत मुझे नहीं बल्कि आपको बदलने की जरूरत है। पर कोई बात नहीं दिव्या दीदी, धीरे धीरे आपकी ये आदत भी बदल ही जाएगी। इसलिए अब आप दुखी या उदास मत होइए। और हाँ, एक बात आखिरी, अब आपका भाई छोटा नहीं रहा, उसकी अब शादी हो गई है, और शायद वो भी अब इस बात को जानता है कि उसके एक पति होने के क्या अधिकार हैं। इसलिए तो वो आपके दही शक्कर खिलाने के बाद भी मेरे पास मेरे हाथों से दही शक्कर खाने आया था। इतना कह करके वैभवी वहां से चली गई और दिव्या एक बार फिर से अपनी चाल में नाकामयाब हो गई। गुस्से से बौखलाती दिव्या अपनी माँ के पास गई तो सरला जी ने कहा कि क्या बात है, तू क्यों इतने गुस्से में है। तब दिव्या ने कहा कि और क्या हुआ है माँ, जब से ये वैभवी हमारे घर और हमारी जिंदगी में आई है तब से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तब सरला जी ने कहा कि बात क्या हुई है, ऐसे पहेलियां मत बुझा। तब दिव्या ने कहा कि मुझे लगा था कि आज के इंटरव्यू पर मैं वैभव को दही शक्कर खिला करके उस वैभवी से उसका हक छीन करके उसे उसकी औकात दिखाऊंगी, पर इस वैभव ने तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और पता नहीं इस वैभवी ने हमारे वैभव पर कौन सा जादू कर दिया है। मुझसे दही शक्कर खाने के बाद भी वैभव उस वैभवी के हाथों से दही शक्कर खाने चला गया, और उस वैभवी ने खामखा मुझे 4 बातें सुना दी। पर इस वैभवी की अकड़ तो मैं निकाल के ही रहूंगी, एक ना एक दिन इसे तो अपने जाल में फंसा करके ही रहूंगी। अब शाम के वक्त हो गया और वैभवी भी किचन में सबके लिए खाना बना रही थी, पर उसका सारा ध्यान बस घर के मुख्य दरवाजे की तरफ ही था, क्योंकि वहीं से तो वैभव आने वाला था। थोड़ी ही देर में वैभव घर के मुख्य दरवाजे से होता हुआ अंदर आया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। वैभव की आवाज सुन करके सरला जी और बाकी घर वाले भी बाहर हाल में आ गए, और वैभवी वहीं किचन की चौखट पर खड़ी हो गई। सरला जी ने वैभव से कहा कि क्या बात है, क्यों तू आज मेरे नाम का नारा लगा रहा है। तब वैभव ने कहा कि मुझे जॉब मिल गई है माँ, और वो भी अच्छी सैलरी पर, और उन्होंने मुझे कल से ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। ये बात सुनते ही सरला जी और बाकी घर वाले भी बहुत खुश होने लगे, और किचन में खड़ी वैभवी भी बहुत खुश थी। बस वो वैभव के घर वालों के साथ शामिल नहीं थी। तभी सरला जी ने कहा कि देखा, मेरी बेटी ने जब तुझे अपने हाथों से दही शक्कर खिलाए हैं तब तेरा काम अच्छा हुआ है।
चल अब अपनी पहली सैलरी से मेरी बेटी दिव्या के लिए सोने की चैन खरीद करके देना। सरला जी ने बड़ी चालाकी से वैभव की जॉब का सारा क्रेडिट अपनी बेटी दिव्या को दे दिया था, जबकि वैभव की जॉब के लिए वैभवी ने भी दही शक्कर खिलाया था और इस बात को सरला जी भी जानती थी। इसलिए वैभवी उदास मन ले करके अपने खाना बनाने लगी थी। तभी सरला जी ने कहा कि वैसे एक खुशखबरी तो मेरे पास भी है तुझे देने के लिए। तब वैभव ने कहा कि वो क्या है माँ? तब सरला जी ने कहा कि आज ही मेरी सहेली उमा ने मुझे दिव्या के लिए एक बहुत ही अच्छा और रईस रिश्ता बताया है। लड़का भी फौज में है और उसके पिताजी भी एक फौजी थे, पर उनकी नौकरी के वक्त ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी नौकरी बेटे को मिल गई। और उस लड़के को बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है, एक माँ अपाहिज है तो वो ज्यादातर बीमार रहती हैं, और एक बड़ी बहन थी जिसकी उन लोगों ने पास में ही शादी कर दी है। तो अब ले दे करके तो वो लड़का और उसकी माँ ही परिवार में है। अच्छा ही है, जितना छोटा परिवार होगा मेरी बेटी को उतना ही कम काम करना पड़ेगा। तभी वैभव ने कहा कि पर माँ, परिवार छोटा होने से काम तो कम हो जाता है पर जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। और आप जब ये कह रही हैं कि उस लड़के की माँ ज्यादातर बीमार ही रहती हैं, तो फिर जब ये लड़का अपनी नौकरी पर जाता होगा तो उसके पीछे से उसकी माँ का ध्यान कौन रखता होगा? तब सरला जी ने कहा कि मैंने तुझे बताया ना कि उसकी बड़ी बहन की शादी उसके घर के पास ही हुई है, इसलिए माँ की देखभाल के लिए वो आ जाती हैं इसके जाने के बाद। या फिर ऐसा कहूँ कि लड़के के जाने के बाद उसकी बहन ही अपनी माँ के ख्याल रखती हैं। तभी वैभव ने कहा कि और शादी हो जाने के बाद? मेरा मतलब है कि उनकी बहन अपने भाई की शादी होने के पहले तक ही अपनी माँ का ध्यान रख रही है, पर शादी हो जाने के बाद तो दिव्या दीदी को न सिर्फ उनकी माँ का बल्कि उनके पूरे घर को संभालना होगा। तब सरला जी ने गुस्से से कहा कि आखिर मेरी बेटी उस घर की बहू है या नौकरानी जो शादी करके उसकी माँ और उसके घर को संभालेगी? अरे मेरी बेटी उस लड़के से शादी कर रही है तो शादी के बाद मेरी बेटी दिव्या अपने पति के पास ही रहेगी ना। तब वैभव कुछ कहता कि तभी वैभवी ने कहा कि माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? भला शादी के बाद एक लड़का अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है जिसने उसे जन्म दिया है, और फिर उसकी बड़ी बहन भी तो उसी के पास में ही रहती है। जैसे दिव्या दीदी ने वैभव को पाला है वैसे ही उस लड़के की बड़ी बहन ने भी उसे पाला होगा। तो फिर जब वैभव आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर आपको छोड़ करके नहीं गए, तब फिर उस लड़के की अपाहिज माँ है, भला वो अपनी माँ को अकेला छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ कैसे जा सकता है? वैभवी की बात सुन करके वैभव ने भी तुरंत कहा कि हाँ माँ, वैभवी एकदम सही कह रही है। जिस तरह से मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ और इस घर के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं छोड़ करके नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही वो लड़का भी तो इकलौता है, वो भला अपनी बीमार और अपाहिज माँ को छोड़ करके कैसे जा सकता है? वैभवी की बात सुन करके सरला जी और दिव्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और एक दूसरे का मुंह देखने लगी, क्योंकि अब उनके पास वैभवी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब सरला जी ने कहा कि अरे ये सब तो बाद की बातें हैं, कौन कहाँ रहेगा, मुझे ये रिश्ता और लड़का दोनों ही बहुत पसंद आया है, तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। तब वैभव ने कहा कि आपने क्या उस लड़के को देख लिया है? तब सरला जी ने कहा कि अभी तक तो नहीं, पर मुझे सुन करके ही ये रिश्ता बहुत अच्छा और सही लग रहा है मेरी बिटिया दिव्या के लिए। एक तो लड़के का परिवार बहुत छोटा है और दूसरा लड़का फौज में है, तो दिव्या को धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। तब वैभव ने कहा कि मैं जानता हूँ माँ कि आप एक बेटी की माँ हैं और माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का और एक अच्छा ससुराल चाहती है, पर अपनी खुशी में इतना भी इंसान को होश नहीं खोना चाहिए कि आधा अधूरा सच जान करके उसे पूरा सच मान करके कोई बड़ी गलती कर दे। वैभव की बात सुन करके सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? तब वैभव ने कहा कि माँ, अभी तक आप जिस लड़के को देखी नहीं है, आपको जिसका नाम तक अभी नहीं पता है, उस लड़के को आप बिना देखे बिना जाने ही उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। अरे वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो ये शादी करना चाहता है या नहीं,
उसे कोई और लड़की तो नहीं पसंद कर रखी है। ये सब बातें भी मायने रखती है माँ। ये नहीं कि रिश्ता मिला नहीं और शहनाई की गूंज पहले ही कानों में सुनाई देने लगी। सरला जी ने गुस्से से कहा कि हर औलाद तेरी तरह माँ बाप का नाक कटाने के लिए पैदा नहीं होती है, और शादी कोई मजाक नहीं है जो किसी से भी कर लिया जाए। अरे शादी में सिर्फ लड़की और उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके गुण भी देखे जाते हैं। उसका परिवार, समाज, जात, कुल, स्टेटस सब कुछ देखा जाता है। ये नहीं कि मुंह उठा करके किसी को भी बहू बना दी और करोड़ों की संपत्ति उसके हाथों में सौंप दी। ये बात सरला जी ने वैभवी की तरफ देखते हुए कही थी। तब वैभव ने कहा कि मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि शादी में घर वालों से ज्यादा लड़का और लड़की की परख होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन साथी अच्छा है तो एक लड़की बुरे से बुरे ससुराल में भी हंसते खेलते जीवन व्यतीत कर लेती है, और अगर जीवन साथी बुरा हो तो जान लूटने वाले ससुराल वालों का भी प्यार कम पड़ता है एक लड़की के लिए। सरला जी ने कहा कि तू कहना क्या चाहता है कि तेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी ही रहे, सिर्फ तेरा घर बसे और मेरी बेटी ऐसे ही रह जाए? अरे मेरी सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि दो दो जवान बेटियां हैं। अभी 1-2 साल में दिया की भी उम्र शादी की हो जाएगी। अब वो वैसे भी दिव्या की बढ़ती उम्र और तेरी शादी के चक्कर में उसके रिश्ते आना कम हो गए हैं। कल को दिया की भी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाएगी। सरला की ऐसा बोलते ही दिव्या दुखी होकर के वहां से अपने कमरे में चली गई। अपनी बेटी को ऐसे दुखी देख करके सरला जी को बहुत बुरा लग रहा था, और तभी उन्होंने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा कि मैं कल ही अपनी सहेली को इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दूंगी और उन लोगों को घर पर आने के लिए निमंत्रण भी भिजवाऊंगी, और अब मुझे इस फैसले पर कोई बहस नहीं चाहिए। इतना कह करके सरला जी दिव्या के पास उसके कमरे में चली गई। सरला जी की बातें सुनने के बाद अब किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था, इसलिए वैभव भी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। रात का वक्त हो चुका था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ करके बड़ी खामोशी से खाना खा रहे थे। आज वैभव का मन खाना खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने एक ही रोटी खाई और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वैभव की ऐसी हालत वैभवी से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने भी आज ढंग से खाना नहीं खाया और किचन का सारा काम जल्दी से निपटा करके अपने कमरे में वैभव के पास चली गई। वैभवी ने देखा कि वैभव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हो करके आसमान में सितारों की तरफ बड़ी खामोशी से देख रहा था। वैभवी को लगा कि उसे वैभव को उसकी परेशानी के बारे में पूछ करके उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप वैभव से बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगी। तो वैभव ने वैभवी का हाथ अचानक से पकड़ लिया। वैभव के हाथ पकड़ते ही वैभवी थोड़ी सहम सी गई और उसे आज उस पुराने वैभव की याद आने लगी जो कभी वैभवी के करीब आने का बहाना ढूंढा करता था, पर आज वक्त कुछ और था और साथ ही वैभव और वैभवी के हालात भी। पर जब वैभवी ने पलट करके वैभव की तरफ देखा तो वैभव ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी और मेरी बात की इस घर में 1 रुपए की भी अहमियत नहीं है। वैभव की बात सुन करके वैभवी ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है वैभव, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, मैं तो बस तुम्हें परेशान देख करके तुम्हारे पास चली आई। वैभव ने कहा कि सच कहूँ वैभवी, कभी कभी मैं खुद को बहुत ही हारा हुआ महसूस करता हूँ, जिसने आज तक कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी ढंग से पूरी नहीं की। आज भी मेरे दिल में ऐसे कई घाव हैं जो वक्त के साथ कभी भरे नहीं बल्कि और ताजे होते गए, और मैं जानता हूँ कि इसमें भी गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है। मेरी ही कोशिश में ही हर बार कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से मेरे हाथों से वक्त रेत की तरह निकल जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ सिवाय तमाशा देखने के। कभी कभी लगता है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसका जिम्मेदार भी सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि कभी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी भी अपनी बात को अपने घर वालों के सामने रख पाऊँ। और आज भी मेरे साथ वही हुआ। मैं दिव्या दीदी से बहुत प्यार
प्यार करता हूँ और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। मैं उनका छोटा ही सही पर भाई तो हूँ, मैं उनका क्यों बुरा चाहूँगा। मैं तो बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ, जो आज की बदलती दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। अरे माना कि दिव्या दीदी ने किसी से भी प्रेम नहीं किया है, पर ये तो जरूरी नहीं कि उस लड़के ने भी किसी को पसंद ना किया हो। और अभी तक उसके बारे में जानते ही क्या हैं हम, बस इतना कि वो फौज में है और उसकी माँ अपाहिज और बीमार है। एक बड़ी बहन है जो भाई की अनुपस्थिति में पूरे घर को और अपनी माँ को संभालती है। इससे ज्यादा हम और क्या जानते हैं। अरे मैं इस रिश्ते से मना नहीं कर रहा हूँ, पर बिना देखे परखे शादी जैसा बड़ा फैसला ले लेना ये भी तो सही नहीं है। कभी कभी कुछ लड़के अपने मन की बात कुछ मजबूरी के चलते अपने घर वालों के सामने नहीं बोल पाते, और वो बिना मन के घर वालों की पसंद से शादी कर लेते हैं। और फिर बाद में ऐसी लड़कियों के साथ क्या होता है, उन्हें ना तो ढंग से पति का प्यार मिलता है, और ये जो ससुराल वाले अपनी पसंद से बहू लाते हैं शादी के 6 महीने बाद होते आंखों के तारे से आंखों का कांटा बन जाती हैं। वैभव की बात सुन करके वैभवी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बात को और तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ रही हूँ, पर वैभव इस मामले में तुम तो क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी माँ को सिर्फ अपनी बेटी दिव्या की ही बातें सुनाई देती हैं। इसलिए अब सारा फैसला दिव्या दीदी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करती हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि लड़की चाहे अमीर हो या फिर गरीब ही क्यों ना हो, हर लड़की का घर जरूर बसना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, जो उसे समझ सके और उससे भी ज़्यादा उसकी इज्जत और प्यार कर सके। इतना कह करके वैभवी सोने के लिए चली गई, और वैभव भी अभी बड़ी खामोशी से खड़ा था और वैभवी की बातों के बारे में सोच रहा था। पर इस बार उसकी नज़र आसमान के चांद पर नहीं बल्कि अपने चांद वैभवी पर थी, जो दिन भर की थकान से चूर हो करके बड़े ही सुकून से सो रही थी। अगली सुबह जब वैभवी की आंखें खुली तो उसने देखा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, और वो बिना एक पल की देरी किए जल्दी से नहा धो करके अपने काम में लग गई। वैभवी ने आज जल्दी ही अपना काम निपटा लिया था और जल्दी ही अपने रूम में आ गई थी, पर दिव्या को वैभवी की ये बातें कुछ ठीक नहीं लगी, और इसकी चुगली करने वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंची। दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज आपको वैभवी का बर्ताव कुछ अजीब नहीं लगा। सरला जी ने कहा कि नहीं तो, उससे तो मेरी कल भी नहीं बन रही थी और आज भी नहीं बन रही है, इसमें अजीब जैसा क्या है, क्या तेरे साथ बनने लगी है उसकी। तब दिव्या ने कहा कि नहीं माँ, और इस जन्म में तो ये मुमकिन भी नहीं है। सरला जी ने कहा कि तब क्या बात है। दिव्या ने कहा कि आज वैभवी ने सारा काम बहुत जल्दी ही निपटा लिया और सीधा अपने कमरे में चली गई है। क्यों? सरला जी ने कहा कि क्यों का क्या मतलब। अरे काम चोर है वो लड़की, इसलिए आड़ा टेढ़ा काम किए और भाग गई अपने कमरे में आराम फरमाने। दिव्या ने कहा कि नहीं माँ, मुझे मामला कुछ और ही लगता है। तब सरला ने बड़ा गंभीर हो करके कहा कि तू कहना क्या चाह रही है दिव्या। दिव्या ने कहा देखो माँ, मैं वैसे तो वैभवी को बहुत अच्छे से नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसी लड़कियाँ मनचली बहुत होती हैं। सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि ऐसी लड़कियों से तेरा क्या मतलब है। तब दिव्या ने कहा कि ऐसी लड़कियों से मतलब है कि अब वैभवी ने प्रेम विवाह किया है, मतलब कि इसको प्रेम की परिभाषा बहुत अच्छे से आती है, तभी इसने हमारे वैभव को अपने लटके झटकों में फंसा लिया। पर हम तो नहीं जानते कि इस लटके झटकों में और कितने ही लड़के फंसे होंगे। हो सकता है ये चोरी चोरी कमरे में जा करके अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। दिव्या की बातें सुन करके सरला जी की आंखें तो फटी की फटी रह गई, और उन्होंने कहा कि पर आखिर वैभवी ऐसा करेगी क्यों। वो तो जिससे प्रेम करती थी उससे तो उसने विवाह कर लिया, तो अब पुराने बॉयफ्रेंड से बात करके उसे क्या मिलेगा।
तब दिव्या ने कहा कि माँ, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि वैभवी सच में वैभव से प्यार करती है, इसलिए उसने उससे शादी कर रही? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने प्यार वैभव से नहीं बल्कि उसके पैसों से किया हो, और शादी भी उसने इन्हीं पैसों के लिए वैभव से की हो, और वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करके अपना मन बहला रही हो। तभी सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तेरे मतलब कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से? दिव्या ने भी अपनी माँ की बात में अपने सिर को हिला करके अपनी सहमति व्यक्त की। तभी सरला जी ने घबरा करके दिव्या से कहा कि तू ठीक कह रही है, ये वैभवी ना बहुत ही चालू चीज है, पक्का ये कमरे के अंदर कुछ ना कुछ तो गुल खिला रही है। सरला जी ने घबराते हुए कहा, दिव्या बेटी, अब हम क्या करें? तब दिव्या ने कहा कि वही जो ऐसी स्थिति में हमें करना चाहिए। सरला जी ने कहा कि क्या? तब दिव्या ने कहा कि वैभवी पर हम अपनी नजर रखनी चाहिए कि वो कब क्या करती है। सरला जी ने कहा कि अब तू अपनी माँ से इस उम्र में ये सब भी करवाएगी? तब दिव्या ने कहा कि माँ, आपको अपने घर और बेटा की चिंता नहीं, जो किसी भी राह चलती के हाथों में आप अपने इकलौते बेटे को और इस करोड़ों की संपत्ति को सौंप देंगी। सरला जी ने दिव्या की बात सुन करके कहा कि नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं अपने जीते जी तो इस वैभवी को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। ये मेरे घर की उधार की बहू, और ये तब तक ही इस घर में है जब तक कि मैं इसे अपने घर से निकाल नहीं देती। इसलिए मैं तेरी बात से सहमत हूँ, चल चल करके देखते हैं कि वो क्या कर रही है, और अगर आज ही मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो इस उधार की बहू का आज ही हिसाब चुकता करके अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से धक्के मार करके निकाल दूंगी, और फिर अपने बेटे के लिए एक सौम्य और संस्कारी लड़की लाऊंगी, जो हर पल अपनी जुबान पर लगाम और मेरे इशारों पर तिनक धिन धिन करेगी। इतना कह करके सरला जी और दिव्या वैभवी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। तभी उन्हें वैभवी की किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन करके सरला जी ने कहा कि अरे दिव्या, तू तो बड़ी होशियार है, तू सच कह रही थी, ये लड़की चालाक होने के साथ साथ चाल चलन की भी सही नहीं है, ये पक्का अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी। पर ये क्या बात कर रही होगी? तब दिव्या ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से क्या बातें कर रही होगी? प्यार मोहब्बत की तो बातें करेगी। सरला जी ने कहा कि दिव्या बेटी, ऐसा मत बोल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दिव्या ने कहा कि आप घबराइए नहीं माँ, इस वैभवी का चैप्टर तो मैं आज ही क्लोज करके रहूंगी। हमें बस इसके खिलाफ कुछ सबूत की जरूरत होगी, इसलिए अब आप बोलना बंद करिए और दरवाजे पर कान लगा करके इसकी बातें सुनिए, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए इसके खिलाफ। दिव्या की बात मान करके सरला जी और दिव्या दोनों ही वैभवी के दरवाजे पर कान लगा करके उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजे से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए सरला जी दरवाजे पर दबाव बना करके उससे चिपक गई और वैभवी की बातें सुनने लगी, और धीरे धीरे सरला जी ने दरवाजा पर इतना दबाव डाला कि दरवाजा लॉक ना होने की वजह से खुल गया, और सरला जी और दिव्या वैभवी के कमरे में जा करके धड़ाम से गिर गई। अपनी सास और ननद को ऐसे अचानक से अपने कमरे के अंदर गिरता हुआ देख करके वैभवी चौंक गई कि ये दोनों कहाँ से टपक गई। पर इस सवाल से भी ज्यादा जरूरी था वैभवी के लिए कि अपनी गिरी हुई सास और ननद को एक साथ उठाए कैसे। पहले सास को उठाए जो सोच से पहले ही गिर चुकी हैं, या फिर अपनी ननद को जुबान से गिरी हुई हैं जो। वैभवी तुरंत भाग करके गई और उसने अपनी सास को उठा करके अपने बेड पर बैठाया और फिर उन्हें एक गिलास पानी दिया। तब तक दिव्या भी खुद से उठ गई थी। वैभवी ने अपनी सास की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा कि आप दोनों यहाँ, और आप दोनों एक साथ ऐसे गिर कैसे गई? आखिर आप दोनों मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर के क्या कर रही थी? वैभवी के सवाल को सुन करके अब सरला जी दिव्या एक दूसरे को देखने लगी और सोच में पड़ गई कि वो वैभवी को
अब क्या जवाब दें। तब सरला जी ने बात बनाते हुए कहा कि वो मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए मैं और दिव्या तुमसे बात करने आए थे। पर तुम हमारी छोड़ो और ये बताओ कि तुम चोरी चोरी किससे बातें कर रही थी। अपनी सास की बात सुन करके वैभवी को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों पक्का उसकी जासूसी कर रही थी। इसलिए वैभवी ने अपनी सास से कहा कि अब मुझे समझ में आया कि आप लोग यहाँ क्यों और क्या करने आए थे। आप दोनों को मुझसे कोई काम नहीं था, बल्कि आप दोनों मेरी जासूसी कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को मुझसे कोई काम होता तो आप दोनों सीधे मेरे कमरे में आ करके मुझसे बात करती, पर आप लोग तो मेरे दरवाजे के पीछे खड़े हो करके मेरी बात सुन रही थी कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। है ना यही बात, ना सासू माँ। वैभवी की तेज बुद्धि को देख करके सरला जी की आंखें फटी की फटी रह गई और ओंठ लड़खड़ाने लगे और वो सोच में पड़ गई कि अब वो वैभवी को क्या जवाब दे। तब दिव्या ने कहा कि हाँ, हम तुम्हारे दरवाजे के पीछे खड़े हो करके तुम्हारी बातें सुन रहे थे, पर इसे जासूसी करना नहीं बल्कि नजर रखना कहते हैं। तब वैभवी ने कहा कि पर आपको अपने ही घर में बहू पर नजर रखने की क्या जरूरत है। मैं कोई चोर तो नहीं हूँ जो आपके घर में चोरी करने के इरादे से आई हूँ। मैं आपके घर की बहू हूँ और घर की बहू लक्ष्मी होती है, वो धन चोरी नहीं करती, बल्कि उसके घर में आने से लक्ष्मी माँ की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। फिर आप लोग मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। तब दिव्या ने कहा कि अब तुम चोर हो या लक्ष्मी का आशीर्वाद, अब ये हमें कैसे पता होगा, क्योंकि हमने थोड़े ना तुम्हें पसंद करके तुम्हारे घर खानदान के बारे में पता करके तुम्हें अपने घर की बहू बनाया है। अरे तुमने तो मेरे भाई को अपने। तभी बीच में वैभवी बोल पड़ी कि दिव्या दीदी, आप ये क्या बार बार मेरे खानदान पर पहुंच जाती हैं। कोई भी बात अगर मेरी है तो आप मेरे बारे में बोलिए ना। आपको मेरे घर परिवार माँ बाप और खानदान में जाने की क्या जरूरत है। एक औलाद का जन्म माँ बाप से होता है, पर वो औलाद बड़ी हो करके कैसी होगी ये एक माँ बाप पर निर्भर करता है। और कोई भी माँ बाप अपनी ही पैदा की हुई औलाद को गलत रास्ते पर जाना क्यों ही सिखाएगा, सिवाय उन लोगों की जो औलाद के मोह में अंधे हो चुके हैं। बात वैभवी ने सरला जी की तरफ देखते हुए कहा। तब सरला जी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैं अपनी औलाद के मोह में अंधी हूँ और मेरी औलाद अच्छी औलाद नहीं है। वैभवी ने कहा कि सासू माँ, आप बताइए कि अच्छी औलाद क्या होती है। वो जो अपने माँ बाप की बातें जाने, वो जैसा कहें वैसा करें, पढ़ लिख करके उनका नाम रोशन करे, कुछ ऐसा बन करके दिखाए कि ना सिर्फ उसके परिवार बल्कि उसके अपने देश का भी नाम ऊंचा हो, जो हमेशा सबके साथ अच्छे बर्ताव करे, उनके दुख का नहीं बल्कि उनकी खुशी का कारण बने। या फिर वो औलाद अच्छी होती हैं जो अपने बड़े होने का फायदा उठा करके अपने छोटे भाई बहनों की खुशी का गला घूंट दें और अपनी माँ के कान भर भर करके अपने ही घर की सुख शांति को छीन लें। अब आप बताइए कि एक अच्छी औलाद क्या होती है, क्योंकि दिव्या दीदी एक अच्छी औलाद है। तब तो मुझे अच्छी औलाद का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि इनके तो कोई भी गुण अच्छी औलाद से नहीं मिलते हैं। वो पढ़ी लिखी तो हैं, पर आज तक घर पर ही बैठी हैं। वो देश का तो क्या, अपने घर तक का नाम ऊंचा नहीं कर पाई हैं। और जिस दिन मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से तो मैंने यही देखा है कि दिव्या दीदी आप लोगों का नहीं बल्कि आप लोगों से अपनी बातें मनवाती हैं। और इनके स्वभाव की तो बात ही अलग है। जो खुद के छोटे भाई बहन की इज्जत और प्यार नहीं दे पाती, वो भला दूसरों को क्या देंगी। इस तरह से तो दिव्या दीदी, मैं आपके भी खानदान पर हजारों सवाल उठा सकती हूँ, पर मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि औलाद चाहे जैसी हो पर माँ बाप सबके एक जैसे होते हैं। वो अपनी औलाद को दुनिया की खुशी देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हर किसी के माँ बाप की इज्जत अपने माँ बाप को तरह ही करनी चाहिए। पर आपको तो ये सब बातें समझ में आएंगी नहीं, इसलिए तो आप हर एक बार खानदान पर सवाल उठाने लगती हैं।
वैभवी की बात सुन करके दिव्या गुस्से से बौखला गई और उसने कहा कि अपनी हद में रहो वैभवी, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें इस घर से धक्के मरवा करके निकालने में। तब वैभवी ने कहा कि तो ठीक है दिव्या, आज मैं भी तुम्हें खुली चुनौती देती हूँ कि आप अगर मुझे इस घर से धक्के मार करके निकलवा सकती हैं तो आप सिर से ले करके अपनी एड़ी तक का जोर लगा लीजिए, पर आप मुझे घर से तो क्या मेरे रूम तक से बाहर नहीं निकलवा सकती हैं। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, एक लड़की को रंगे हाथों पकड़ क्या लिया, इसने तो एक पल में ही अपने असली रंग दिखा दिए। दिव्या दीदी से सीधा तुम, वाह वैभवी, क्या इज्जत दी है तुमने तो मुझे। तब वैभवी ने कहा कि इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत के काबिल होता है, उसे नहीं जो हर वक्त बस इज्जत दूसरों से मांगता फिरे। तब दिव्या ने भी बड़े ताव से कहा कि और अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चल जाए कि जिस बहन को वो अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत करता है उसकी बेइज्जती खुद उसकी पत्नी ने की है। तब वैभवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ दिव्या, क्योंकि जिसका खुद का घर ना बसा हो वो भला कहाँ दूसरों का घर बसता हुआ देख सकती हैं, फिर वो चाहे उसका खुद का सगा छोटा भाई ही क्यों ना हो। वैभवी की बात सुन करके सरला जी ने गुस्से से वैभवी से कहा कि अब बस करो तुम, मेरी बेटी से अपनी जुबान को संभाल करके बात करो। तब वैभवी ने कहा कि और आपकी बेटी जिससे चाहे वैसे बात करे, माना कि ये आपका घर है और आप जैसे चाहेंगी वैसा ही यहाँ होगा, और तभी तो इतने साल से इस घर में हर वक्त महाभारत ही होता आ रहा है, क्योंकि आप हर वक्त बस गलत और अन्याय का साथ जो दे रही हैं। वैभवी की बात सुन करके दिव्या ने कहा कि माँ चलो, अब ये ऐसे नहीं मानेगी, अब हमें हमारी ताकत दिखानी ही होगी इसे, हम क्या कर सकते हैं। आज तो इस वैभवी की अकड़ मैं खत्म करके रहूंगी, तब इसे पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कह करके सरला जी और दिव्या वहां से चली गई और वैभवी उन्हें जाता हुआ देखती रही। वैभवी की बातों से बौखलाई दिव्या ने तुरंत अपने भाई वैभव को कॉल किया। वैभव का आज ऑफिस में पहला दिन था और वो बड़े ही शांति और सुकून से अवसर से अपने पहले दिन का एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। वैभव ने देखा तो उसकी बड़ी बहन दिव्या का कॉल था। वैभव को लगा कि हो सकता है दिव्या को कुछ जरूरी काम हो, इसलिए उसने तुरंत फोन उठाया और कहा कि हाँ दीदी बोलिए, क्या बात है। तब दिव्या ने कहा कि तुम अभी के अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन करके वैभव बहुत चिंता में पड़ गया और उसने कहा कि क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है ना। तब दिव्या ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि नहीं वैभव, आज तुम्हारी पत्नी ने न सिर्फ तुम्हारी बहन की बल्कि तुम्हारी माँ की भी बहुत इंसल्ट की है। ये सुनते ही वैभव ने कहा कि आप ये सब क्या बोल रही हैं दीदी, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया वैभवी ने। तब दिव्या ने कहा कि वो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अभी के अभी घर आना होगा। तब वैभव ने कहा कि दीदी आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है और अभी मुझे ज्वाइन किए 3 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप हैं कि मुझे अभी ही घर बुला रही हैं। आप मुझे फ़ोन पर ही बता दीजिए जो भी बात है, और अगर नहीं बता सकती हैं तो मेरे घर आने तक का इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी तो अपने काम को बीच में छोड़ करके नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तब दिव्या ने कहा कि बात सिर्फ मेरी और माँ की नहीं है वैभव, वैभवी ने तुम्हें भी धोखा दिया है, तुम्हारे भी प्यार का मजाक बनाया है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया है, इसलिए तुम अब मेरे साथ फोन पर बहस मत करो और चुपचाप अभी के अभी घर आओ। अपनी बहन की बात सुन करके वैभव भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा भी क्या कर दिया वैभवी ने जो दीदी फोन पर नहीं बता सकती। इसलिए वैभव ने मजबूरी में अपने ऑफिस में बात करके 1 घंटे की इमरजेंसी छुट्टी ली और सीधा घर पहुंच गया।
घर पहुंचते ही वैभव ने अपनी बहन दिव्या को आवाज देना शुरू कर दिया। तभी सरला जी और दिव्या अपने कमरे से बाहर आई और सरला जी ने कहा कि अच्छा किया जो तू आ गया, आज तू अपनी पत्नी की करतूतों को खुद अपनी आंखों से देख लेगा। तब वैभव ने कहा कि कोई मुझे खुल करके और साफ साफ शब्दों में बताएगा कि वैभवी ने किया क्या है। तब दिव्या ने कहा कि वैसे तुझे ये देख करके हैरानी नहीं हो रही है कि तेरे इतना जोर से नाम बुलाने के बाद भी तेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वैभव ने कहा कि आपका मतलब दीदी? तब दिव्या ने कहा कि मतलब कि ये तेरी पत्नी अपने कमरे में अपने बॉयफ्रेंड से चोरी चोरी बात कर रही है, और जब मैंने और माँ ने उसे रंगों हाथों पकड़ लिया तो उसने न सिर्फ माँ को उल्टा सीधा बोला बल्कि मुझे भी बहुत गंदा और घटिया बोला। वैभव ने कहा कि पर बोला क्या वैभवी ने? तब दिव्या ने कहा कि अब मैं तुम्हें बोल करके नहीं बताऊंगी बल्कि खुद तुम्हारी आंखों से तुम्हारी पत्नी की करतूत दिखाऊंगी। वैभव भी बड़ा हैरान था कि आखिर वैभवी ने किया क्या है। तभी दिव्या ने वैभव का हाथ पकड़ा और उसे वैभवी के कमरे में ले करके गई और उसने बिना कुछ कहे ही सीधा वैभवी के कमरे के अंदर चली गई, जहां पर वैभवी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वैभवी अचानक से एक बार फिर से अपनी सास और ननद और इस बार अपने पति को देख करके हैरान हो गई और उसने तुरंत अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वैभव से कहा कि तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? तुम्हें तो आज अपने ऑफिस में होना चाहिए, आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, पर तुम यहाँ पर, वो भी सासू माँ और दीदी के साथ। कुछ हुआ है क्या? तब वैभव कुछ कहता कि तभी दिव्या ने कहा कि वाह वैभवी, तुम तो चालाक होने के साथ साथ नाटक भी बहुत अच्छा कर लेती हो। अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो कैसे तुमने अपने रंग बदल लिए, पर तुम्हारी अब ये चालाकी किसी काम की नहीं है, इसलिए अब तुम ये नाटक बंद करो और सच बोल दो। वैभवी भी हैरान हो गई कि आखिर आज उसकी सास और ननद को हो क्या गया है। तभी वैभवी ने कहा कि कौन सा सच? तभी वैभव ने कहा कि हाँ वैभवी, मुझे भी बताओ ना कि आखिर बात क्या है। मुझे भी ऑफिस के बीच के काम करने से माँ और दीदी ने बुला लिया, ये कह करके कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। वैभव की बात सुन करके वैभवी की भी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा कि मैंने धोखा दिया है, इसका क्या मतलब है वैभव? तब दिव्या ने कहा कि ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, मैंने और माँ ने तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुन ली हैं, जो आज तुम सुबह से अपने कमरे में बैठ करके चोरी चोरी कर रही हो। पति को ऑफिस गए एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने उसके ही पीठ के पीछे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम्हें क्या लगा कि मेरा भाई मासूम है, वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है तो उसके घर वालों को भी तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? मेरा नाम दिव्या है दिव्या, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन करके बता देती हूँ, तब तो तुम्हें पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैभवी बड़ी खामोशी से दिव्या की बात सुनती रही और अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी। वैभवी को ऐसा हंसता हुआ देख करके सरला जी, दिव्या और वैभव हैरान रह गए। अचानक से वैभवी को क्या हो गया अब? तब सरला जी ने दिव्या के कान में धीरे से कहा कि कहीं ये सदमे से पागल तो नहीं हो गई। तब दिव्या ने कहा कि नहीं माँ, अब ये बुरी तरह से फंस गई है, इसलिए अब ये अपनी नई चाल चलने की कोशिश कर रही है, पर मैं भी अब इसे अपनी चाल को नाकाम करने नहीं दूंगी। तब वैभवी ने कहा कि मुझे माफ करिएगा, पर आप लोगों की बातें सुन करके मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और मैं इतना कहते कहते वैभवी फिर से जोर जोर से ठहाके लगा करके हंसने लगी। वैभव अपना काम छोड़ करके आया था, ऊपर से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसलिए वो गुस्से से झुंझला करके बोला कि भगवान के लिए मुझे कोई बता दो कि ये सब चल क्या रहा है। मेरे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है कि मैं आप सब लोगों का ये नाटक देखता बैठा रहूं। मुझे बड़ी मुश्किल से 1 घंटे की छुट्टी मिली है और आप लोग मुझे कुछ भी खुल करके नहीं बता रहे हैं। तब सरला जी ने बड़े ताव से कहा कि क्या हमने तुम्हें कोई चुटकुल्ला सुना दिया है कि तुम बेशर्मों की तरह बस हंसे जा रही हो?
तब वैभवी ने कहा कि नहीं, चुटकुल्ला तो नहीं, पर आप लोगों ने बहुत ही बचकानी हरकत की है। वैसे बचकानी हरकत दिव्या दीदी ने पहले भी की थी, पर आप भी उन्हीं की तरह ये आज ही मुझे पता चला। वैभवी की बात सुन करके सरला जी और दिव्या एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगी और तब दिव्या ने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वैभवी ने कहा कि आप लोगों ने क्या कहा है कि मैं अपने कमरे में चोरी करूँ, अपने पति की अनुपस्थिति में घंटों से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही और आप दोनों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बात करते हुए। तो आप दोनों मुझे बताइए कि अगर मैं चोरी चोरी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो फिर मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों नहीं किया? क्या आप दोनों के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया कि आप दोनों मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की प्राइवेट बातें सुने? और फिर चलो मैं इतनी बेवकूफ़ और नासमझ हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, पर आप दोनों ने तो अब मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुन ली है ना। तो अब आप ही अपने बेटे को बता दीजिए कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से क्या क्या बातें की हैं। आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सुन करके सरला जी और दिव्या दोनों ही घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर वो अब क्या झूठ बोले। तब सरला जी ने कहा कि तुम्हारे पाप अब अपने मुंह से बता करके क्यों गंदा करें? तुमने किया है ये पाप तो तुम खुद ही अपने मुंह से बताओ। तब वैभवी ने कहा कि ठीक ही कहा आपने कि इस सच को मैं ही अपने पति को अपने मुंह से बताऊं। तो वैभव, सच ये है कि मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे 1 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दें और उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने भी बिना देर किए आज से ही जॉब ज्वाइन कर लिया है। इसलिए मैं आज सुबह से ही सारा काम निपटा करके अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रही थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे बाहर जा करके नौकरी करने से मना कर दिया था, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर काम करने के लिए नहीं। इसलिए मैं बस ऑफिस के ही कुछ कॉल अटेंड कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। इतना कह करके वैभवी ने अपनी सास और ननद की तरफ देखते हुए कहा कि सुन लिया आप दोनों ने मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की बात, या अभी भी कुछ और बचा है? वैभवी की बातें सुनते ही दिव्या ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम अपने ऑफिस का काम कर रही थी? हो सकता है कि तुम अपने ऑफिस के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड से। तभी बीच में वैभव ने कहा कि बस करिए दीदी, आप तो वैभवी के पीछे हाथ धो करके पड़ गई हैं। बिना कुछ जाने सोचे समझे जो भी आपके मन में आता है आप बोल देती हैं। आपको पता भी है आपकी इस हरकत की वजह से आज मेरे ऑफिस का पहला दिन खराब हो गया। जिन पलों को मैं यादगार बनाना चाहता था आपने उसे बर्बाद कर दिया। और बात कर रही हैं वैभवी के बॉयफ्रेंड की, मैं तो ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वैभवी कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती और ना ही इसका चरित्र इतना गिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि प्रेम विवाह करना सही है या गलत, पर इतना जरूर पता है कि प्रेम विवाह में 2 लोगों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है, उसके लिए किसी तीसरे से जानने की जरूरत नहीं होती है। इतना कह करके वैभव वहां से अपने ऑफिस के लिए चला गया। आज पहली बार वैभव ने अपनी बड़ी बहन दिव्या से ऐसे बात की थी और इतना कुछ सुनाया था जिसे सुनने के बाद दिव्या को वैभवी के सामने अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। ऊपर से एक बार फिर वैभवी ने दिव्या को उसकी ही चाल में फंसा दिया था, जिससे वो एक बार फिर नाकामयाब हो चुकी थी। इस बात से दिव्या अंदर ही अंदर गुस्से से बौखलाई जा रही थी और इसलिए वैभव के जाते ही वो वैभवी के पास आई और उसने जैसे ही वैभवी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, वैसे ही वैभवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और झटके से दूर कर दिया, जिसकी वजह से दिव्या का हाथ पास रखी कुर्सी से टकरा गया और उसके हाथ में हल्की सी खरोंच भी आ गई। ये देख करके सरला जी गुस्से से वैभवी के पास आई और जैसे ही उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, तभी वैभवी ने कहा कि खबरदार, आप लोगों ने जो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कोई वैभव और दिया नहीं हूँ जो चुपचाप आप दोनों के अत्याचार सहती जाऊंगी और अपनी जुबान पर ताला लगा लूंगी। और मुझ पर हाथ उठाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं आपके घर की बेटी या बेटा नहीं हूँ, बल्कि बहू हूँ।
वो भी उधार की बहू। इसलिए दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो याद रखिएगा कि भगवान ने हाथ मुझे भी दिए हैं। वैभवी की बात सुन करके, गुस्से को देख करके सरला जी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने दिव्या को अपने साथ चलने के लिए कहा। पर गुस्से से बौखलाई दिव्या को अपना दोबारा से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो वैभवी को गुस्से से घूर करके देखते हुए बोली कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना कि मैं अपने आंसुओं का बदला कैसे लेती हूँ, और मैं भी अगर तुम्हें इस घर से तुम्हारे पति से ही धक्के मरवा करके ना निकलवाया तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं। इतना कहने के बाद सरला जी जबरदस्ती दिव्या को अपने साथ ले करके कमरे में चली गई। अपने कमरे में पहुंचने के बाद दिव्या गुस्से से और बौखला गई और उसने अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। दिव्या का ऐसा रूप देख करके अब सरला जी को भी बहुत डर लग रहा था कि अब वो दिव्या को शांत कैसे करे। पर फिर भी सरला जी ने दिव्या को रोका और कहा कि बस कर, तू पागल हो गई है क्या? देख खुद को आईने में, क्या हालत बना ली है तूने। अरे बस कर, क्यों तू उस वैभवी के पीछे पड़ी है? अपनी माँ के ऐसा बोलते ही दिव्या ने अपनी माँ को कहा कि आपको भी माँ यही लगता है कि मैं इस वैभवी के पीछे पड़ी हूँ? सरला जी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा कि नहीं, मेरा मतलब कि। तब दिव्या ने कहा कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि उस वैभवी ने आने के बाद हमारे घर की क्या हालत बना दी है? उसके आने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है इस घर में। मेरी छोटी बहन दिया, जो मेरी एक आवाज पर मेरे सामने हाजिर हो जाती थी, वो आज मेरे लाख बुलाने पर भी मेरे पास नहीं है, बल्कि इस वैभवी के साथ चिपकी रहती है। और मेरा भाई वैभव, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी वो मेरे सामने नजर तक उठा करके देख सके, आज उसकी जुबान भी कैंची की तरह चल रही है। ये सब उस वैभवी की वजह से हो रहा है। वो जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसके पीछे नहीं। अरे वो दूसरे घर में मेरे घर पर अरे वो दूसरे घर से मेरे घर आई है। वो इस घर की बहू और मैं बेटी हूँ, तो इस घर पर मेरा अधिकार उससे ज्यादा है। इतनी छोटी सी बात उसे क्यों समझ में नहीं आती है? क्यों वो इस घर में अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये घर उसका नहीं मेरा है और उसके सारे अधिकार भी मेरे हैं। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। घर की बेटी बेटी होती है और बहू बहू, इसलिए एक बहू को कभी भी घर की बेटी से बराबरी नहीं करनी चाहिए। अपनी बेटी को अपनी बहू की वजह से ऐसा रोता बिलखता हुआ देख करके सरला जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से तमतमाते हुए वैभवी के पास गई और बोली कि तू चाहती क्या है और तू क्या करने आई है इस घर में? अरे तुझे पता भी है कि तेरी वजह से आज मेरी बेटी दिव्या की क्या हालत हो गई है। अरे क्या दुश्मनी है तेरी मेरी बेटी से? आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने, जो तू उसे खून के आंसू रुला रही है? तुझे शर्म नहीं आती है? जिस घर की तू बहू बन करके आई है उस घर के ही लोगों का जीना खाना हराम कर रखा है तूने। अरे बहू वो नहीं जो अपने ही ससुराल वालों के दुखों का कारण बने। बहू वो नहीं है जो अपने हक के लिए अपने ही ससुराल में जुबान लड़ाए। बहू तो वो है जो लाख बातें सुनने के बाद भी सबसे खुद माफी मांगे। बहू वो नहीं जो अपने अधिकार के लिए लड़े। बहू तो वो होती है जो अपने अधिकार को खुद छोड़ दे। इसके आगे सरला जी कुछ कहती कि तभी वैभवी ने कहा कि आज तक मुझे ऐसा लगता था कि आज तक जो कुछ भी इस घर में होता आया है उसकी असली जिम्मेदार दिव्या है, पर आज आपकी बातें सुनने के बाद समझ में आया कि इन सब की असली वजह से तो आप हैं। आपकी ही सोच है कि जिसकी छांव में दिव्या बड़ी हुई है और आपके जैसी ही बन गई है। अरे जिस खेत की मिट्टी ही खराब हो वहां फसल तो खराब होगी ही। वैभवी की बात सुन करके सरला की वैभवी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने जैसे ही वैभवी को कुछ कहने की कोशिश की वैसे ही दिव्या ने आ करके उन्हें रोक लिया और कहा कि बस करिए माँ, अब इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमारे बीच कोल्ड वार था, पर अब जब ये मेरा सच जान ही चुकी है तो अब हमारे बीच ये वार खुल करके होगा। और अब देखना भी ये है कि इसमें किसकी जीत और किसकी हार होती है। दिव्या की बातें सुन करके सरला ने बड़ी हैरानी से कहा कि मैं तेरी बात कुछ समझी नहीं दिव्या, तू आखिर कहना क्या चाहती है?
तब दिव्या ने कहा कि यही माँ, अब मैं और वैभवी खुल करके इस लड़ाई में सामने आएंगे। एक तरफ जहाँ वैभवी मेरा सच वैभव के सामने लाने की कोशिश करेगी और एक तरफ मैं जहाँ इस वैभवी की पूरी तरह से वैभव के सामने गलत साबित करने की कोशिश करूंगी और इसे धक्के मार करके वैभव से न सिर्फ इस घर से बल्कि वैभव की जिंदगी से भी बाहर करके रहूंगी। तो अब वैभवी तुम तैयार हो जाओ, अब ये मुकाबला जीत और हार का है। दिव्या की बातें सुन करके वैभवी ने कहा कि तुम फिर से गलत बोल रही हो, ये मुकाबला जीत और हार का नहीं बल्कि सच और झूठ का है। अब देखना है कि कितने दिन तक तुम्हारा झूठ वैभव से छुपा रहता है। वैभवी से बात करने के बाद सरला जी और दिव्या वहां से चली गई और वैभवी फिर से अपने काम में लग गई। अपनी माँ और बहन को वैभवी के कमरे से निकलता हुआ देख करके दिया वैभवी के पास आई और बोली कि भाभी, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? फिर से कुछ हुआ है क्या? तब वैभवी ने दिया को सारी बातें खुल करके बताई, जिसे सुनने के बाद दिया ने कहा कि कोई माँ अपनी ही औलादों में भला कैसे फर्क कर सकती हैं? अरे माँ को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि दिव्या दीदी की इस जिद की वजह से नुकसान और तकलीफ उनके बेटे के ही होगी। और एक माँ कैसे अपने बेटे को दुख और तकलीफ में देख सकती हैं भला? क्या एक सास का गुस्सा अपनी खुद की ममता से भी ज्यादा भारी होता है, जो एक माँ को उसके माँ होने के एहसास से भी वंचित कर देता है? अब तो मुझे भी देव से शादी करने में डर लग रहा है कि अगर उसकी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। मैं तो आपकी तरह हिम्मत वाली भी नहीं हूँ जो अपने हक और सम्मान के लिए कुछ बोल सकूं। तब वैभवी ने कहा कि ऐसा सबके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है दिया, और फिर हर लड़का और हर पति वैभव जैसा हो ये भी जरूरी नहीं है। और बात रही हिम्मत की, तो जब जब एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसका स्वरूप माँ गौरी से माँ काली में खुद ही बदल जाता है। इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और मुझे ये बताओ कि देव ने तुमसे क्या कहा है। तब दिया ने खुशी से वैभवी को गले लगाते हुए कहा कि आपने सही कहा था भाभी, देव अगर मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे सपने और मेरी भावनाओं को जरूर समझेगा। और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मेरे लिए कुछ साल तो क्या पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार है। और आपको पता है, उसने तो मेरे लिए डांस एकेडमी भी देख ली है जहाँ से मैं अपने सपनों की उड़ान भर सकती हूँ। दिया की बात सुन करके वैभवी को भी बहुत खुशी हुई और उसने कहा कि फिर देरी किस बात की है, चलो चल करके कल ही तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। तब दिया ने मायूस होकर के कहा कि पर इस बारे में माँ को कैसे बताऊं, और अगर दिव्या दीदी ने ना बोल दिया तो? तब वैभवी ने कहा कि बस करो दिया, अब तुम अपने बारे में सोचो और उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए सोचता है। तुमने अपनी मदद के लिए एक कदम बढ़ाया तो देखो भगवान ने तुम्हारी मदद के कई रास्ते खोल दिए, और अब तुम ये सब सोच रही हो। नहीं दिया, अब ये वक्त तुम्हारे सोचने का नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने का है। और अगर आज तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई तो जिंदगी भर तुम इसी अफसोस के साथ जीती रहोगी कि काश तुमने अपने लिए थोड़ी सी ही सही पर हिम्मत तो की होती। इसलिए तुम अब इस बारे में कुछ भी मत सोचो, और शाम को जब तुम्हारे भैया वैभव घर आए तब तुम उनके सामने अपनी माँ से बात करना, अपनी बहन दिव्या से नहीं। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। वैभवी की बात सुन करके एक बार फिर दिया के अंदर हिम्मत और अपने सपने को पूरा करने का हौसला आ गया, और उसने भी कहा कि आप ठीक कह रही हैं भाभी, आज मुझे अपनी खुशी और अपने प्यार के लिए इतनी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अब दिया बड़ी बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी कि कब उसका भाई वैभव वापिस से घर आए और वो अपने डांस एकेडमी की बात करे। आज दिया के लिए गुजरता एक एक पल बहुत ही भारी हो रहा था। अब उसकी नज़र बस अपने भाई के घर आने का इंतजार कर रही थी, और फिर दिया का इंतजार खत्म हुआ और शाम भी आ गई, और फिर शाम के साथ वैभव भी घर आ पहुंचा था।
वैभव के घर के अंदर आते ही दिया वैभव के गले लग गई और उसने कहा कि आप आ गए भैया, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अपनी छोटी बहन के ऐसे बर्ताव को देख करके वैभव ने कहा कि तुझे कुछ जरूरी काम था क्या मुझसे, मेरा इंतजार कर रही थी। वैभव की आवाज सुनते ही सरला जी और दिव्या भी बाहर हाल में आ गई और सोहन जू तो पहले से ही कुर्सी पे बैठ करके अपना फोन चला रहे थे। तभी सरला जी ने कहा कि अरे मेरा बेटा अभी ऑफिस से थका हारा घर आया है, उसे चैन से बैठने तो दे, फिर जो काम होगा वो कहना। अपनी माँ की बात सुनते ही दिया का चेहरा उदास हो गया और ये देख करके वैभव ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, बोलो दिया क्या बात है। तब दिया ने वैभवी की तरफ देखा जो किचन की चौखट में खड़ी हुई थी। वैभवी ने दिया को इशारा किया कि वो बेझिझक अपनी बात कहे और ये इशारा दिव्या की नजरों से बच नहीं पाया और वो तुरंत समझ गई कि दिया जो भी कहने जा रही है उसके पीछे दिया नहीं बल्कि वैभवी का हाथ है। दिया ने बड़ी हिम्मत की और कहा कि भैया मैं डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ। दिया की ये बातें सुनते ही सरला जी और दिव्या हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तब वैभव ने कहा कि तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, अगर तुम्हें अच्छा डांस लगता है और तुम इस फील्ड में कंफर्टेबल हो तो तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। वैभव की बात सुनते ही दिव्या ने तुरंत अपनी माँ का इशारा किया और तुरंत सरला जी ने कहा कि ये क्या बोल रहा है तू, अब क्या तू अपनी बहन को नाचने वाली बनाएगा। अपनी माँ की बातें सुन करके वैभव ने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, नाचना गाना तो एक कला है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसका अपमान नहीं कर सकती हैं। तब सरला जी ने कहा कि वाह, आज तुझे बड़ी अपनी संस्कृति और कला के मान सम्मान की पड़ी है। और तब ये सब कहाँ था जब तू बिना अपने माँ बाप के मर्जी के इस लड़की से शादी कर रहा था। तब तुझे अपने माँ बाप के अपमान का ख्याल नहीं आया था। और दिया तू ये कौन सा नया भूत सवार हो गया तुझे। तूने कहा था कि हम तुझे कॉलेज करने दें, इसलिए हमने तुझे तेरी पसंद की पढ़ाई करने दी, पर ये नाच गाना हमारे यहाँ नहीं चलता है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस नाच गाने के खिलाफ हूँ, अरे हम औरतें तो घर के फंक्शन में तो खुशी खुशी नाचते ही हैं, पर पूरी दुनिया के सामने नाचना ये हमारे यहाँ नहीं होता है। अपनी माँ की बातें सुन करके दिया ने गुस्से से कहा कि आपके लिए क्या मेरी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं माँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ और मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं भी आत्मनिर्भर हो करके अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है माँ। तब दिव्या ने कहा कि जब तुझे यही नाच गाना ही करना था तो तुम्हें इतनी पढ़ाई करके पापा का इतना पैसा बर्बाद क्यों किया, हमें बचपन में ही बता देती, कम से कम हमारे पैसे तो बचते। अपनी बहन दिव्या की बातें सुन करके दिया को बहुत गुस्सा आ गया और उसने भी पलट करके दिव्या से कहा कि तब तो फिर से ये बात दिव्या दीदी, मुझे आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा महंगी पढ़ाई तो आपने ही की है और उसके बाद भी आप आज तक घर में बैठी हैं, तो इस हिसाब से माँ पापा के सबसे ज्यादा पैसे बर्बाद आपने किए हैं। दिया का पलट करके जवाब सुन करके दिव्या गुस्से से दिया के पास गई और उसे एक थप्पड़ मार दिया और बोली कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस कर रही है, मुझ पर सवाल उठा रही है, तुझे बड़े छोटे के बीच की मर्यादा का ध्यान है या बचपन में जैसे एक बार मार मार करके समझाया था वैसे दोबारा से समझाऊं। दिव्या के थप्पड़ मारने के बाद दिया जोर जोर से रोने लगी और ये देख करके वैभवी से रहा नहीं गया और उसने वैभव से कहा कि आप तो दिया के बड़े भाई हैं, जितना हक दिव्या दीदी के बड़े होने का दिया पर है उतना तो आपका भी है ना, तो फिर आप अपना हक अपनी छोटी बहन पर क्यों नहीं जता। क्या सारे हक सिर्फ दिव्या दीदी के लिए है, आपके लिए कोई नहीं है। उसने आपसे ये इच्छा व्यक्त की थी और आपने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, बाकी सब ने तो अपना फैसला ही सुना दिया। तब सरला जी ने गुस्से से कहा कि ये लड़की, तू हमारे घर के मामले में बोलने का मत सोचना।
तू ये मत भूल कि तू इस घर की बहू नहीं बल्कि उधार की बहू है, इसलिए अपने बढ़ाए हुए कदम को तुरंत पीछे ले जा। तब वैभवी ने कहा कि मैं इस घर की उधार की बहू ही सही, पर बहू तो हूँ ही, इसलिए थोड़ा हक तो मेरे भी हैं इस घर पर और इन घर के सदस्यों पर भी, और मैं अपने सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकती। और वैसे भी दिया ने कुछ गलत नहीं कहा है, उसे डांस में रुचि है और डांस में अपना भविष्य बनाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है। तब दिव्या ने कहा कि दिक्कत यह है कि वो इस घर की बेटी है और कल को उसे किसी के घर की बहू बनना है, और कोई भी सभ्य परिवार एक नाचने वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, इसलिए इसे जो भी करना है अपने ससुराल जा करके करेगी, यहाँ नहीं। तभी वैभवी ने कहा कि पर इसका भी ससुराल मेरे ही ससुराल की तरह निकला तो वहाँ के लोगों की सोच भी अगर यहाँ के लोगों की तरह हुई तो तब तो इसके सपने, इसकी इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। और दिव्या दीदी आप ये सब कुछ कैसे बोल सकती हैं, क्योंकि जब मैं घर से बाहर जा करके नौकरी करना चाहती थी तब आपने ही मुझसे कहा था कि एक घर की बहू घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। फिर आप दिया के सपने उसके ससुराल वालों की मर्जी पर कैसे थोप सकती हैं। दिव्या ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब उसका परिवार, उसका भला या उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचते, और तुम जिसे घर आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, वो हमसे ज्यादा हमारी बहन के सपने और उसकी इच्छा के बारे में सोच रही हो। तो ठीक है दिया, मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि तू डांस एकेडमी में जा करके अपना एडमिशन करवा ले, पर तुझे इस घर से सिर्फ इजाजत मिलेगी, पैसे नहीं। इसलिए अब तू अपना एडमिशन बिना पैसों के करवा सकती है तो करवा ले, और अगर नहीं तो ये तेरी भाभी है ना, जिसे हमसे ज्यादा तेरी चिंता है, उसे बोल वो तेरे सपने पूरे करने में सिर्फ साथ नहीं बल्कि पैसों का भी इंतजाम करके दे। दिव्या के ऐसे बोलते ही दिया ने उम्मीद भरी नजरों से वैभवी की तरफ देखा, तो वैभवी ने दिया से कहा कि कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।